पिछले भाग में आपने देखा कि ऋषभ की प्रेमिका चंचल एक भयानक चुड़ैल बनकर वापस लौट आई थी। साथ ही जब नागिन शिवाली से उसकी मुलाकात होती है, आखिर में दोनों ऋषभ और आर्यन को लेकर उस घने जंगल में पहुंचती हैं और दोनों एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। माना कि तो ऋषभ का पहला प्यार है, लेकिन अब ऋषभ मुझसे प्रेम करता है, इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि तू जहाँ से आई है ना चुड़ैल, वहीं वापस लौट जा। मैं वापस आ गई हूँ अपने प्यार को पाने के लिए और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ ऋषभ तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, बल्कि तूने उसे अपने वश में किया होगा। ऋषभ बस मेरा है, कुरूप चुड़ैल। नहीं, मेरी खोपड़ी में तो जैसे दिमाग ही नहीं है। तूने कहा और मैं मान लूं कि ऋषभ तेरा हो गया। ऋषभ मेरा है। कहा ना वो केवल मुझसे प्रेम करता है, वो मुझसे प्यार करता है। दोनों को ऐसे बहस करता देखकर ऋषभ पागल हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वो जोर से चिल्लाकर कहता है, बस करो पागल औरतों, तुम दोनों का दिमाग चल गया है क्या? अरे मेरे पीछे लड़ने बैठी हो, लेकिन मुझसे तो पूछ लो कि मैं क्या चाहता हूँ, किसको चाहता हूँ। तुमसे क्या पूछना, तुम पर केवल मेरा हक है। ओहो, पहली बार जिंदगी में नागिन और चुड़ैल देखी एक साथ, वो भी एक चीपड़े से इंसान के लिए लड़ते हुए। आज समझ आ गया, औरत चुड़ैल हो या नागिन, एक चीज के पीछे नहा धोकर पड़ जाती हैं। और बेटा तेरे पीछे तो एक जहर, तो दूसरी खून पीकर पड़ गई। तू चुप हो जा। हाँ ऋषभ, तो फैसला तुम ही कर दो कि तुम किससे प्रेम करते हो और किससे नहीं। सोच समझकर फैसला लेना ऋषभ, वरना। दोनों की गुस्से वाली नजर देखकर ऋषभ की समझ में नहीं आता कि आखिर वो करे तो क्या करे। जिसके बाद वो गहरी सांस भरकर कहता है, देखो, ये मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। मैं इतनी जल्दी इन वीरान घने जंगल में तुम दोनों के डर से अपनी जिंदगी के साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता, इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम दो सोचने के लिए। इसमें विचार करने जैसा है ही क्या ऋषभ? तुम बिना किसी डर के अपना निर्णय सुनाओ। तुम्हारी रक्षा के लिए मैं सदैव तुम्हारे आगे खड़ी हूँ। ये चुड़ैल तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। उसका बाल बांका नहीं, अपने और उसके बाल बच्चे पैदा करूंगी, लेकिन अभी तो तेरी बोटी बोटी करूंगी मैं। इतना कहकर चुड़ैल नागिन शिवाली पर टूट पड़ती है। दोनों में हाथापाई होती है। ये देखकर आर्यन डर के मारे ऋषभ की गोद में चढ़कर कांपने लगता है। तभी शिवाली उस चुड़ैल को जोर से धक्का देती है और चुड़ैल हवा में उड़ती हुई एक पेड़ से टकराकर जमीन पर आ गिरती है। चुड़ैल संभल कर उठती है। तभी दोनों एक दूसरे को गुस्से में देखती हैं। मूर्ख चुड़ैल, तो मरकर भी मोह माया से मुक्त नहीं हुई। अरे जिसे तू पाना चाहती है वो तेरा अब रहा ही नहीं। अरे ओ रेंगने वाली कीड़ी, अपना ये भाषण देखकर मुझे मत पका। मैं जीते जी भी ऋषभ की थी और मरकर भी उसी की रहूंगी। जा, अपने गोले पर वापस लौट जा, वरना। लगता है तू एक इच्छाधारी नागिन की शक्तियों से भली भांति परिचित नहीं है। तेरे पास शक्तियाँ है ना, तो मेरे पास भी भूतिया शक्तियाँ हैं। मुझसे टकराकर तो खुद ही पछताएगी। इतना कहकर चुड़ैल दोबारा शिवाली पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी शिवाली अपने अर्धनागिन अवतार में आकर चुड़ैल पर अपने नेत्रों से अग्नि बरसाती है, पर चुड़ैल पर उसका कोई असर नहीं होता। तभी चुड़ैल अपने नुकीले नाखूनों से उसके दोनों हाथ घायल कर देती है। नागलोक से जादुई गोले पर ये सारा हाल वैशाली देख रही थी। शिवाली को यूं घायल होता देखकर वो चिंता में पड़ जाती है और शीघ्र ही नागराज को इस विषय के बारे में सूचित करती है और उनकी आज्ञा से शिवाली को वापस नागलोक लाने के लिए पृथ्वी लोक पर जाकर जंगल में प्रकट होती है और अपनी शक्ति का प्रयोग करके पूरे जंगल में धुएं का गुब्बार फैला देती है। धुएं के कारण चुड़ैल को कुछ दिखाई नहीं देता, जिसका फायदा उठाकर ऋषभ और आर्यन जंगल से निकल भागते हैं और वैशाली घायल शिवाली को नागलोक ले आती है, जहां नागराज भी मौजूद होते हैं। देख लिया अपनी मूर्खता का परिणाम। इस प्रकार विस्मय की दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं है। वैशाली के मुख से सब सुन चुके हम। मैंने जो किया अपने प्रेम की खातिर किया नागराज।
मेरी भूल को क्षमा करें। इतना कहकर घायल शिवाली मूर्छित हो जाती है। तो उधर जंगल से बचकर गिरते पड़ते ऋषभ और आर्यन घर लौटते हैं और आते ही घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर झट से सोफे पर सिकुड़ कर बैठ जाते हैं। आर्यन तो सदमे के कारण अभी भी कांप रहा होता है। तभी ऋषभ उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, भाई भाई तू ठीक तो है ना? ठीक? अबे साले कमीने, पहले ये बता हम जिंदा तो हैं कि निपट गए? क्योंकि जीते जी चुड़ैल नागिन को पागलों की तरह लड़ते देखा। अपने जिंदा होने का एहसास नहीं हो रहा मुझे। यार अपनी आंखों देखी पर तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन है तो ये सच ना, वो चंचल चुड़ैल और शिवाली नागिन एक दूसरे से कैसे मुकाबला कर रही थी? एक बात बता, तेरी पहली वाली को क्या खुजली थी जो चुड़ैल बनकर दोबारा तेरी जिंदगी में अटपकी? अच्छी खासी कब्र में नहीं पड़ी रह सकती थी। वो तो अच्छा हुआ कि ऐन मौके पर एक सुंदर सी लड़की आसमान से टपक गई, जिसने धुआं करके हमें वहाँ से निकलने का मौका दे दिया। लेकिन वो आसमान से टपकी सुंदर लड़की थी कौन? इधर ऋषभ और आर्यन धुएं वाली लड़की के बारे में सोच रहे थे। तो उधर जंगल में धुआं छटने पर चुड़ैल देखती है कि जंगल में उसके अलावा कोई नहीं है। तभी वो गुस्से में आकर कहती है, कहाँ गई वो अधमरी नागिन? ये धुआं ना होता तो आज मैं अपने नाखूनों से चीर चीर कर उसे छलनी करके जमीन में काट देती। मुझसे मेरे प्यार को छीनने चली थी। ऋषभ कहाँ गया? कहीं वो अधमरी मेरे ऋषभ को लेकर तो नहीं चली गई अपने साथ? इस नागिन की मौत मुझ चुड़ैल के हाथों लिखी है। मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। चुड़ैल बहुत गुस्से में आ जाती है और रात्रि के समय पेड़ पर उल्टा लटक कर नागिन को मारने की योजना बनाने लगती है। उधर नागलोक में जब शिवाली को होश आता है तो वो अपने कक्ष में होती है और नागराज को अपने सामने खड़ा देखती है। तभी वो उठकर बैठ जाती है। नागराज को नागिन शिवाली का प्रणाम। नागलोक की नाग कन्या होकर यहीं के नियमों का उल्लंघन करने के बाद तुम्हारा प्रणाम किस तरह स्वीकार करे हम नागिन शिवाली? नागराज, सारी भूल मेरी है। यदि मैं इसे अपने साथ पृथ्वीलोक पर ना ले जाती तो ना ही नागलोक के नियमों का उल्लंघन होता और ना ही उस चुड़ैल के हाथों घायल होकर ये मूर्छित होती। क्योंकि उस चुड़ैल के शरीर में कारी भूतिया शक्तियों का वास है। वो मृत्यु को प्राप्त हुई स्त्री है, जिससे मुकाबला करने के लिए तुम्हें विशेष अभिमंत्रित शस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी, जो केवल तुम्हें तपस्या करने के या संपूर्ण नागिन शक्ति त्याग करने के बदले ही मिल सकती है। इसलिए उस मानव को एक स्वप्न समझकर भूल जाओ और अपने नागिन जीवन के कर्तव्यों का पालन करो। इतना कहकर नागराज वहाँ से गायब हो जाते हैं। उधर अंधेरे जंगल में उल्टी लटकी चुड़ैल को झाड़ियों में सरसराने की आवाज सुनाई देती है। वो झटके से पेड़ से नीचे कूदती है तो देखती है कि झाड़ियों के पास लाल साड़ी में कोई औरत खड़ी है। जंगल में ये औरत कौन है? कहीं मेरी तरह कोई चुड़ैल तो नहीं? इतना कहते हुए चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ती है। और आखिर इतने घने जंगल में कौन थी वो लाल साड़ी वाली औरत? चुड़ैल या कोई और नागराज की बात सुन, अब शिवाली का अगला कदम क्या होगा, जानेंगे कहानी के अगले भाग में। निर्वाणी नागलोक की सबसे चुलबुली और नटखट नागिन थी। उसे बच्चों की तरह शैतानी करने में बड़ा आनंद आया करता था। वो अपनी नागिन सखियों को भी अपनी शैतानियों से दंग कर दिया करती थी। एक बार वो अपने अर्ध नागिन रूप में एक बड़े से पेड़ के पीछे छुपी हुई अपनी सखी नक्षिका को उसके प्रेमी के साथ बैठा देखती है। वो दोनों एक दूसरे को देखने में खोए हुए होते हैं। तभी वो उन दोनों को परेशान करने के लिए अपनी पूंछ से नक्षिका की नाक में गुदगुदी करती है कि तभी नक्षिका जोर से अपने प्रेमी नाक के ऊपर छींक देती है। आच्छू! उसके छींकते ही उसका प्रेमी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाता है और तभी नक्षिका पेड़ के पीछे निर्वाणी की लहराती हुई पूंछ देखती है और धीरे से जाकर उसके कान को पकड़ती हुई कहती है, तो ये कारनामा तुम्हारा था। तुम अपनी कारस्तानियों से बाज नहीं आओगी ना? तुम्हारी वजह से मैंने नागेंद्र के मुख पर छींक दिया। अरे कान छोड़ो मेरा। वैसे किसी की प्रेम लीला में विघ्न डालने पर ना मुझे परम सुख की अनुभूति होती है।
अपने सुख की अनुभूति के लिए तुम्हें मैं ही दिखाई देती हूँ क्या? बताओ, कितने समय बाद नागेंद्र मुझसे मिलने आया था और तुम्हारे कारण मैंने उस पर छींक दिया। अब वो मेरे विषय में क्या सोच रहा होगा? यही कि अब से नक्षिका के ज्यादा करीब भूल कर भी नहीं जाऊंगा। ये जो तुम्हारी शैतानियाँ है ना, किसी दिन तुम पर ही भारी पड़ेंगी, देख लेना। निर्वाणी की शैतानियों से पूरा नागलोक परिचित था। नागलोक में कुछ भी उल्टा पुल्टा होता तो सब समझ जाते कि ये कार्य निर्वाणी का होगा। एक दिन वो और नक्षिका बगीचे में टहल रही होती है। निर्वाणी अपनी हथेली खुजा रही होती है। तभी नक्षिका कहती है, अरे कब से देख रही हूँ, तुम इस तरह अपने हाथ क्यों मसल रही हो? पता नहीं, मैं तो टहलते टहलते बोर हो गई। निर्वाणी, कुछ तो मनोरंजित करना होगा आजकल। ओए, बड़ी खुजली हो रही है मेरे हाथ में। तुम्हारी खुजली मिटाने की एक युक्ति है मेरे पास। सामने वाले मार्ग से जो कोई भी पहला नागलोकवासी गुजरे, तुम उसे जोरदार चाटा मार देना। लगता है मेरी संगति का असर है, पर चलो, मैं तो तैयार हूँ, क्योंकि हाथों में खुजली अब जोर से होने लगी है। अरे तुम तो सच में तैयार हो गई। सोच लो, जो भी नागलोकवासी गुजरे, फिर चाहे वो नागराज ही क्यों ना हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे नागराज भी हुए ना तो झट से चाटा मारकर फट से गायब हो जाऊंगी। दोनों कुछ देर उस मार्ग के साथ लगे पेड़ के पीछे छुपकर किसी के आने की प्रतीक्षा करती है। तभी उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है और जैसे जैसे आहट की आवाज करीब आती है, निर्वाणी अपने हाथ मसलते हुए पेड़ के पीछे से एकदम पलटकर सामने से आ रहे नागेश्वर को कड़क चटाकेदार जोर का चाटा मारती है, जिससे नागेश्वर का पूरा गाल लाल हो जाता है। नागेश्वर को देखकर नक्षिका तो वहाँ से तुरंत ही गायब हो जाती है, लेकिन निर्वाणी को नागेश्वर अपनी शक्ति प्रयोग कर बंदी बनाकर नागराज के दरबार में ले आता है। जब नागराज को उसकी इस हरकत के बारे में सूचना मिलती है, तो वो क्रोधित होकर बोलता है, मूर्ख नागिन निर्वाणी, तुमने अपनी शरारतों से पूरे नागलोक की नाक में दम कर रखा है। हम तुम्हारी नादानियाँ, हर शैतानियों को नजरअंदाज करते आए हैं, लेकिन आज तुमने हमारे पुत्र के साथ जो किया वो एक घोर अपराध है। इसे हम किसी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे यार, ये नागराज भी ना जरा जरा सी बातों पर पिनक जाते हैं। अभी मुझे थोड़ी पता था ये नागेश्वर वहाँ से गुजरेगा और मेरा हाथ इस पर चटक जाएगा। नागराज के पुत्र को आघात पहुंचाने के अपराध में तुम्हें पूरे 2 वर्ष तक शक्तिहीन मनुष्य के रूप में पृथ्वी लोक पर रहना होगा, अर्थात तुम्हें अपनी नागिन शक्तियाँ त्याग कर इंसान बनना होगा, और यही तुम्हारी सजा है निर्वाणी। क्या नागराज, मैंने आपके पुत्र को केवल एक चाटा मारा है, जान से नहीं मारा, जो आप मुझे इतनी बड़ी सजा सुना रहे हैं। अरे मुझे पृथ्वीलोक जाना मान्य है, लेकिन बिना शक्तियों के जाना मुझे कतई मंजूर नहीं है। बस करो निर्वाणी, यदि तुमने सजा को स्वीकार नहीं किया तो तुम्हें हमेशा के लिए नागलोक से निष्कासित कर दिया जाएगा। नहीं नहीं, मैं जाऊंगी पृथ्वीलोक, बिना शक्तियों के जाऊंगी। अभी क्या अभी निकल रही हूँ मैं तो। नागलोक से निष्कासित होने के डर से निर्वाणी इंसानी रूप में पृथ्वी लोक जाने की सजा स्वीकार कर लेती है और उसी क्षण नागलोक से इंसानी रूप लिए पृथ्वी लोक पर आ जाती है। अपने आसपास मनुष्यों की इतनी भीड़ और इतना शोर सुनकर वो अपने कान बंद करते हुए कहती है, हे भोलेनाथ, एक थप्पड़ के कारण नागराज ने मुझे बिना शक्तियों के धरती पर फेंक दिया। अगर मुझे पता होता कि मैं नागिन से एक साधारण इंसान बन जाऊंगी तो आते आते नागराज को भी एक आध लगा कर आती। वो गुमसुम होकर सड़क के किनारे लगे बेंच पर बैठ जाती है। तभी वहाँ से अपनी बाइक पर गुजर रहे मानिक की नजर उस उदास सुंदर सी लड़की निर्वाणी पर पड़ती है और वो उसके पास अपनी बाइक रोककर कहता है, हे, तुम खो गई हो या रास्ता भटक गई हो? इतना रूपवान मनुष्य नागलोक में तो बस गंदी सी शक्ल वाले नाग ही दिखाई देते हैं। जी हाँ, मैं यहाँ रहने के लिए किसी आश्रय की तलाश में भटक रही हूँ। क्या? कौन से शय की तलाश में? आश्रय अर्थात जहाँ मैं रह सकूँ। अच्छा, अब समझा। आइए, आप मेरी बाइक पर बैठिए, मैं आपको रहने के लिए अपने मोहल्ले में एक घर दिखाता हूँ। क्या?
वहाँ जाने के लिए भी इस वाहन पर बैठना होगा मुझे? वाहन? कितनी शुद्ध हिंदी में बात कर रही है ये। हाँ, तभी तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे। आइए बैठिए। तभी निर्वाणी मानिक की बाइक पर बैठ जाती है और उसे कसकर पकड़ लेती है। मानिक उसे अपने मोहल्ले में ही किराए पर एक कमरा दिलवा देता है और उसका किराया भी भरता है। ये देखकर निर्वाणी उसकी तरफ खींची चली जाती है और जब वो वहाँ से जाने लगता है तो निर्वाणी अपने मन में कहती है, इस मनुष्य ने मेरी कितनी सहायता की। पृथ्वी लोक पर तो अभी मुझे 2 साल का लंबा समय व्यतीत करना है और मैं अकेले नहीं रह सकती। अगर ये मनुष्य मेरे करीब रहेगा तो शायद पृथ्वी लोक पर मेरा रहना आसान हो जाए। सुनो सुनो, क्या तुम रोज मिलने मुझसे आओगे? शायद ये पहली मुलाकात में मुझे पसंद करने लगी है। हाँ, क्यों नहीं, थोड़ी ही दूर पर तो रहता हूँ मैं। इतना कहकर मानिक वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है। मानिक और निर्वाणी रोज एक दूसरे से मिलते और इस तरह दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। निर्वाणी को मानिक अपनी माँ से मिलवाकर उसके साथ शादी कर लेता है। एक सुबह नाश्ते के वक्त मानिक की माँ साधना कहती है, अरे बहू, तू खड़ी क्यों है? आ हमारे साथ बैठकर नाश्ता कर। माताजी, मुझे ये सब भोज्य पदार्थ नहीं खाने, मुझे पीने के लिए दूध चाहिए। हाँ, तो ये पड़ा तो है दूध, पी ले। उसके इतना कहते ही निर्वाणी एक कटोरी में दूध लेकर बैठ जाती है और अपने नागिन वाले तरीके से ही कटोरी में मुंह घुसाए दूध पीने लगती है। ये देखकर साधना कहती है, हाय बहू, ये कैसे सांप की तरह कटोरी में दूध पी रही है? अरे अरे अरे, क्या कर दिया मैंने? मैं तो भूल ही जाती हूँ कि मैं अब एक नागिन नहीं बल्कि आम इंसान हूँ। पागलों की तरह, नागिनों की तरह दूध पीने लग गई मैं। वो माताजी, मैं बचपन से ही ऐसे दूध पीती आई तो मुझे आदत हो गई। अरे अब तू जवान हो गई है, ये बचपना छोड़ और इंसान की तरह ग्लास में पी। जी माताजी। हे भोलेनाथ, कभी सजा की अवधि खत्म होगी, कब मैं वापस नागलोक जाऊंगी। ऐसे ही एक दिन साधना निर्वाणी को मंदिर से पूजा की थाली लाने को कहकर किचन में चली जाती है। तभी निर्वाणी मंदिर तक चलने की जगह जमीन पर लेटकर रेंगने लगती है। कुछ देर बाद जब साधना वहाँ आती है तो उसे ऐसे जमीन पर पसरा देखकर बोलती है, लो बताओ, पूजा की थाली लाने की जगह जमीन पर उल्टी पसरी हुई है। अरे बहू, फर्श नापने निकली है क्या? खड़ी हो जा। ओहो, मैं क्यों भूल जाती हूँ कि मैं एक नागिन नहीं बल्कि मैं एक आम इंसान हूँ और मैं अब रेंग नहीं सकती। माजी, वो मैं पोछा लगा रही थी। ऐसे लेट कर, अब पोछा लग गया हो तो जाकर काम कर दे मेरा। ओफो, ये बुढ़िया कितना हुक्म चलाती है मुझ पर। अभी अगर मैं एक नागिन होती ना तो मैं इस पर इतना जहर उगलती ना कि ये सोच भी ना पाए। इसी तरह निर्वाणी अपनी सजा की अवधि के पूरा होने का इंतजार कर रही थी और यूं ही साधना और मानिक के साथ रहते रहते उसे उनसे लगाव सा हो गया था और 2 साल कब बीत गए उसे खबर ही नहीं लगी। एक दिन वो पूजा करने भोलेनाथ के मंदिर में जाती है। तभी वहाँ उसकी सखी नक्षिका आती है और कहती है, निर्वाणी, मैं तुम्हें वापस नागलोक ले जाने आई हूँ। तुम्हारी सजा के 2 वर्ष पूरे हुए, अब तुम नागलोक लौटकर अपनी शक्तियाँ दोबारा प्राप्त कर सकती हो। यानी मुझे नागलोक वापस जाना होगा? पर नक्षिका, मैं नहीं जाना चाहती। कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रही है? तुम्हें नागलोक लौटना ही होगा, चल मेरे साथ। इतना कहकर वो अपनी शक्ति का प्रयोग कर उसे अपने साथ नागलोक ले आती है, जहाँ निर्वाणी नागराज से भी वही कहती है, नागराज, आपकी दी हुई सजा के कारण ही मैं नागिन से इंसान बनी, लेकिन अब मैं वापस नागिन नहीं बनना चाहती। मेरी पृथ्वी लोक पर ही रहने की इच्छा है। नागिन निर्वाणी, अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम फिर कभी नागिन नहीं बन पाओगी, हमेशा शक्तिहीन ही रहोगी। इसीलिए सोच समझ कर बोलो। मैंने सोच समझकर फैसला लिया है, क्योंकि पृथ्वी लोक पर इंसानी रूप में मुझे एक परिवार मिला जिसे मैं चाहकर भी त्याग नहीं सकती। निर्वाणी को अपने फैसले पर दृढ़ निश्चयी देखकर
नागराज उसे हमेशा के लिए इंसान बने रहकर पृथ्वी लोक पर रहने की इजाजत दे देती है और इस तरह निर्वाणी नागिन हमेशा के लिए इंसान बन जाती है।